हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। वीकली करंट अफेयर्स की लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड पास्ट वीक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। अगर आज की वीडियो की बात करें कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लास्ट वीक हमने देखने को मिला था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की पार्टनरशिप के बारे में है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की पार्टनरशिप इन क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में हम देखेंगे। अब ये क्रिटिकल मिनरल्स कौन से होते हैं उनके बारे में भी जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इंटरनेशनल डे फॉर रिवर्स मनाया गया था लास्ट वीक, और लास्ट में हम देखेंगे इंटरनेशनल डे फॉर फॉरेस्ट। क्लियर। और वीडियो के एंड में हम एक प्रीलिम ओरिएंटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आप सबके लिए मेंस के लिए एक आंसर राइटिंग क्वेश्चन भी देके जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप। अब सबसे पहले हमारे माइंड में जो वर्ड आना चाहिए वो आना चाहिए मिनरल्स। कौन से मिनरल्स हैं ये भी ध्यान रखेंगे। यहां पर वर्ड यूज किया गया है क्रिटिकल मिनरल्स। अब ये क्रिटिकल मिनरल्स कौन से हैं, तो देखिए क्रिटिकल मिनरल्स की जब हम बात करेंगे तो एग्जांपल जैसे कॉपर, लिथियम, निकल, कोबाल्ट एंड रेयर अर्थ मेटल्स। अब ये कौन से वाले क्रिटिकल मिनरल्स हैं, ये याद रखिए ये वो वाले क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो हमें मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी में यूज होंगे, जो हमें फ्यूचर टेक्नोलॉजी में यूज होंगे। उन मिनरल्स को हमने बोला है क्रिटिकल मिनरल्स। क्लियर। तो अब बात करेंगे इस पार्टनरशिप के बारे में। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप की है, जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मिलकर जो है क्रिटिकल मिनरल्स को आपस में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करेंगे, ट्रेड करेंगे। अगर बात करते हैं क्रिटिकल मिनरल्स की इंडिया में, तो इंडिया ने पहले से ही क्रिटिकल मिनरल्स के टोटल अगर बात करें तो टोटल 49 मिनरल्स को एक अलग से आइडेंटिफाई किया हुआ है कि ये मिनरल्स को मॉडर्न डे के लिए, फ्यूचर के लिए हम क्या करेंगे, सिक्योर करेंगे, और इनको बताया गया है क्रिटिकल मिनरल्स। अब ध्यान रखेंगे क्वेश्चन प्रीलिम्स में कैसे पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कोल इज कोल अ क्रिटिकल मिनरल? नो, कोल को हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं, उसे फेज ऑफ करने वाले हैं, फेज आउट करने वाले हैं, तो कोल नहीं होगा। अब कैसे मिनरल्स होंगे जो क्रिटिकल मिनरल्स होंगे। अब फ्यूचर के ध्यान से देखिए तो हम किस पर करने वाले हैं शिफ्ट, फ्रॉम डीजल कार्स टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर हम शिफ्ट करने वाले हैं तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हमें यूज की जाएंगी बैटरीज। तो वो बैटरीज किससे बनाई जाएंगी, तो हो सकता है वो लिथियम आयरन बैटरीज हो। ठीक है जी। तो लिथियम आयन बैटरीज हैं, तो लिथियम जो है हमें फ्यूचर में उसकी जरूरत होगी। तो कहीं ना कहीं लिथियम किस में आ जाएगा, आपका फ्यूचर टेक्नोलॉजी में यूज हो रहा है तो वो आ जाएगा आपका, आप कह सकते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स में। तो ध्यान रखेंगे ऐसे मिनरल्स जो हमें फ्यूचर में काम आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल मिनरल्स। और इनके एग्जांपल्स भी याद रखेंगे क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी जो है इजीली आपसे पूछ लेगा कि कौन से मिनरल्स हैं जो आप कह सकते हैं कि क्रिटिकल हैं, कौन से नहीं है। तो ऐसे अगर बात करें ये रेयर अर्थ मेटल्स के ऊपर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देख चुके हैं कि इस पे ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहता है हमेशा ही मिनरल्स रिलेटेड, तो ध्यान रखेंगे इसमें। क्लियर। चलिए जी आगे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ इस पार्टनरशिप का हमें फायदा क्या है। तो देखिए अगर बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट प्रोड्यूसेस द हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स लिथियम। टोटल वर्ल्ड में जितना लिथियम प्रोड्यूस हो रहा है उसकी हाफ प्रोडक्शन जो है वो कहां पे हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में ही हो रही है। तो अगर हम ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसी पार्टनरशिप करेंगे तो फ्यूचर में हम देखेंगे क्या कि इवेंचुअली हमें प्रॉफिट ही होगा। क्लियर। और अगर बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के पास 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किस चीज का, रेयर अर्थ मेटल्स का। अब रेयर अर्थ मेटल्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं इवन इन योर डिफेंस टेक्नोलॉजी। और अगर बात करेंगे फ्यूचर टेक्नोलॉजी में, कटिंग एज टेक्नोलॉजी में, तो रेयर अर्थ मेटल्स तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होंगे। अगर बात की जाए फ्यूचर जनरेशन वॉर जो होंगे वो कहीं ना कहीं रेयर अर्थ मेटल्स पर ही है। चाइना जो है ज्यादातर अपनी इन्वेस्टमेंट जो है उन देशों में कर रहा है जहां पर उन्हें क्या मिल रहे हैं, रेयर अर्थ मेटल्स भी मिल रहे हैं। क्लियर। तो ध्यान रखेंगे इनके बारे में, क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में। चलिए अगर बात करते हैं इंडिया ने 49 मिनरल्स को तो आइडेंटिफाई कर लिया कि ये क्रिटिकल मिनरल्स है। क्या इंडियन गवर्नमेंट ने कोई स्कीम भी लॉन्च की है इससे रिलेटेड, तो बिल्कुल याद रखेंगे यहाँ पर स्कीम का नाम है काबिल, या फिर इसकी फुल फॉर्म देखेंगे खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ठीक है जी। तो ये क्या है, एक आप कह सकते हैं कि जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट का, जिसमें वो क्या किया जाएगा, एक स्ट्रेटेजिक मिनरल्स को इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट में उनकी सप्लाई जो है वो कंसिस्टेंट बनाने के लिए गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है काबिल, या फिर जिसकी फुल फॉर्म आप याद रख सकते हैं खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं
इससे होगा क्या पार्टनरशिप से? तो होगा ये, आप कह सकते हैं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जब ये पार्टनरशिप हो जाएगी तो हम देखेंगे कि ये एक नई सप्लाई चेन को क्या किया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा, जिससे इंडिया को और ऑस्ट्रेलिया को फ्यूचर में क्रिटिकल मिनरल्स की क्या नहीं होगी, आप कह सकते हैं डेफिशिएंसी नहीं होगी, उनके पास एक्सेस में होगा और वो क्या कर सकते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा सकते हैं। क्लियर? तो ये था हमारी इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप। अगर बात करते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के, यहाँ पर आईआर से रिलेटेड बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से बात करेंगे। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस कैसे हैं? तो हम देख रहे हैं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के काफी ज्यादा आप कह सकते हैं फ्रेंडली रिलेशन है। क्या इंडिया और ऑस्ट्रेलिया किसी और ग्रुप के भी मेंबर हैं? तो याद रखेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया क्वाड के मेंबर भी हैं। तो क्वाड के और दो मेंबर कौन है? एक है यूएस और दूसरा है जापान। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है ये क्वाड के मेंबर्स भी हैं और हमारे ऑस्ट्रेलिया के साथ काफी अच्छे जो है रिलेशंस हैं। क्लियर? चलिए जी आगे नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के बारे में। तो नेक्स्ट करंट अफेयर हम देख रहे हैं इंटरनेशनल डे फॉर रिवर्स। अभी लास्ट वीक जो है इंटरनेशनल डे फॉर रिवर्स मनाया गया था। तो अगर डेट से एज इट इज ही पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे 14 मार्च को मनाया गया था। अगर पूछ लिया जाए कि उसकी थीम क्या थी तो याद रखेंगे यहाँ पर राइट्स फॉर द रिवर थी उनकी थीम। क्लियर? इस साल की जो थीम थी वो थी राइट्स फॉर द रिवर। अब रिवर्स की राइट की बात की जा रही है, क्यों बात की जा रही है? पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो भी एक आप कह सकते हैं कि किस बात को ये फोर्स करते हैं, तो यहाँ कहा जाता है कि रिवर्स को एज ए नेशनल ट्रेजर की क्या दी जाना चाहिए, डेजिग्नेशन दी जानी चाहिए। अब रिवर्स को राइट्स क्यों चाहिए? क्योंकि हमारे आप कह सकते हैं जो ह्यूमन बीइंग है उनकी वजह से काफी ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। पोल्यूशन की वजह से ये रिवर्स में जो भी आप कह सकते हैं कि मेराइन इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो रहा है और इन रिवर्स की हेल्थ जो है वो काफी ज्यादा डिटीरियरेट हो रही है। तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। तो इस पर ही फोकस होगा आपका इंटरनेशनल डे फॉर रिवर्स। क्लियर है जी? चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर अब सिग्निफिकेंस की जब बात करेंगे तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अनइवन एक्सेस टू दी क्लीन वाटर एंड पोल्यूशन अकरिंग ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। अब पोल्यूशन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज हम समझ चुके हैं कि ह्यूमंस की वजह से आप कह सकते हैं कि काफी ज्यादा पोल्यूशन जो है वो रिवर्स में हो रहा है। अगर बात करते हैं अनइवन एक्सेस टू दी क्लीन वाटर, इसका क्या मतलब हुआ? अब हम देखेंगे कि क्लीन वाटर जो है वो सबके पास नहीं है। जिसके पास है, अगर आप बात करें कि जहां पर रिवर स्टार्ट हो रही है, अगर वहीं पर ही हम बात करें कि कुछ फैक्ट्रीज लग जाएंगी जो उसे क्या करेंगी, पल्यूट करेंगी, तो रिवर जब तक अपने एंड तक पहुंचेगी, डेल्टा तक पहुंचेगी, तो वो रिवर वाटर जो होगा कोई यूज ही नहीं कर सकता। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। अब जो बिल्कुल एंड में आप कह सकते हैं यहाँ से रिवर माउंटेन से शुरू हो रही है और लास्ट में जाके खत्म हो रही है जहां पर, तो यहाँ पर पहुंचते ही जो रिवर है काफी ज्यादा क्या हो जाती है, पोल्यूटेड हो जाती है। अब इन लोगों के पास असेस तो है क्लीन वाटर का, असेस तो है रिवर वाटर का, पर क्लीन वाटर है क्या? क्लीन वाटर नहीं है। अब इसका ध्यान कौन रखेगा कि जो रिवर वाटर है वो सबके पास क्लीन पहुंचे? कौन ध्यान देगा इसका? कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि किसका ध्यान रखना है, इसका गवर्नमेंट ने ही ध्यान रखना है। क्लियर? अब गवर्नमेंट के ही कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स होने चाहिए कि लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिले। क्लीन वाटर जो है सबकी नेसेसिटी है। क्लियर? अब ये नहीं है कि कोई स्टार्टिंग में रिवर के बैठा है वहां पे से पोल्यूशन कर रहा है या कोई मिडिल में आके रिवर्स के पोल्यूशन कर रहा है, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कोई लास्ट में जाके रिवर में पोल्यूशन कर रहा है। क्योंकि रिवर में पोल्यूशन का मतलब है कि रिवर की मरीन इकोसिस्टम को तबाह करना। क्या वो मरीन इकोसिस्टम जो रिवर में आप कह सकते हैं फिशेज हैं या बाकी एक्वाकल्चर है, क्या उनके राइट्स नहीं है? उनके राइट्स भी हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इन्हें रिवर्स के राइट्स हमें देने पड़ेंगे और इनको कंजर्व करने की जरूरत है। क्लियर? चलिए जी आगे बात करते हैं। इंडिया ने, अगर हमारी गवर्नमेंट की बात करें तो हमारे गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं रिवर्स को क्लीन करने के लिए, पोल्यूशन उनका कम करने के लिए? तो देखिए सबसे पहले अगर बात करेंगे गंगा एक्शन प्लान। अब सबसे पहले गंगा एक्शन प्लान क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये गवर्नमेंट का सबसे पहला इनिशिएटिव था गंगा को क्लीन करने का। हम सबको पता है कि जो गंगा रिवर है जब वो आप कह सकते हैं इलाहाबाद से आगे चलती है, बिहार से होते हुए वेस्ट बंगाल तक पहुंचेगी, तो काफी ज्यादा उसमें पोल्यूशन है। लेकिन जब अगर हम बात करें उत्तराखंड में जहां से उनका ओरिजिन हो रहा है, तो वहां पर गंगोत्री अगर आप बात करें ग्लेशियर के पास, तो क्या वहां पर पोल्यूशन है? तो वहां पर पोल्यूशन नहीं है, कम, बहुत ज्यादा कम है। तो गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया था कि गवर्नमेंट ने गंगा रिवर को क्या करना था, क्लीन करना था। तो एक गवर्नमेंट का सबसे पहला इनिशिएटिव था, याद रखेंगे, गंगा एक्शन प्लान, और ईयर याद रख लेंगे 1985। क्लियर? और उसके बाद क्या गवर्नमेंट भूल जाएगी? नहीं, गवर्नमेंट ने फिर एक स्कीम लेकर आए थे। तो अभी लेटेस्ट जो गवर्नमेंट हमारी एनडीए गवर्नमेंट चल रही है, तो हम देखेंगे यहाँ पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट आएगा। क्लियर? तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया जाएगा कब?
2014 में लॉन्च किया जाएगा। क्लियर। और अगर बात करते हैं गंगा को एज ए नेशनल रिवर कब बनाया गया था, तो याद रखेंगे नेशनल रिवर ऑफ इंडिया गंगा वाज डिक्लेयर्ड इन 2008। ये फैक्ट हो गया, पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसे फैक्ट जो है यूपीएससी कहीं ना कहीं आपसे सोचते हैं कि आपको पता ही हो। तो गंगा को एज ए नेशनल रिवर कब बनाया गया था ऑफ इंडिया, तो हम देखेंगे 2008 में। क्लियर। तो कुछ ये प्लान्स हैं, इन प्लान्स के अगर बात करें नमामि गंगे तो 2014 से चल रहा है, तो इसके बारे में ज्यादा डीप में जाने की जरूरत है नहीं जरूरत। एक्शन गंगा एक्शन प्लान 1985 से चल रहा है, क्या इसके बारे में डीपली हमें इसके एक एक प्रोविजन जानने की जरूरत है, नहीं जरूरत। क्लियर। तो बस इतना ही आपको याद रखने की जरूरत है कि ये कब लॉन्च किए गए और इनके आप कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है। क्लियर। चलिए जी आगे बात करते हैं, हमने रिवर से रिलेटेड या एनवायरनमेंट से रिलेटेड और क्या स्टेप्स लिए हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पर हमने क्या बना दिया, एनजीटी भी तो बनाया हुआ है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया। अब क्वेश्चन कहां से बन सकता है यूपीएससी में, ये एनजीटी जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, क्या काम करता है एनजीटी, तो याद रखिएगा ये आएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में। और अगर बात करेंगे एनजीटी का काम क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का काम क्या है, तो ये अगर बात करेंगे जितना भी पोल्यूशन हो रहा है रिवर्स में तो उससे रिलेटेड ये काम देखेगा। अगर कोई इन्हें आप कह सकते हैं कि इन्हें पोल्यूशन करता हुआ पाया गया, या कोई भी आप कह सकते हैं कि फॉरेस्ट रिलेटेड या एनवायरनमेंट से रिलेटेड आप कह सकते हैं कि गलत काम करते हुए पाए गए, तो एनजीटी क्या करता है, वहां पर केस कर दिया जाएगा एनजीटी में, और उन्हें एनजीटी क्या करता है, पनिश भी करता है, उन्हें फाइन भी करता है। क्लियर। चलिए जी आगे बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डे फॉर फॉरेस्ट। तो ये लास्ट वीक जो था कुछ इंटरनेशनल डेज जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही था, तो पीछे हम बात करके आए हैं इंटरनेशनल डे फॉर रिवर्स, तो अब बात करेंगे इंटरनेशनल डे फॉर फॉरेस्ट। अब आप सबको पता है कि फॉरेस्ट हमारे लिए जरूरी क्यों है, आप सबको पता है कि फॉरेस्ट जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट सबसे बड़ी बात क्या है, फॉरेस्ट हमारे लिए क्या है, एक कार्बन सिंक है। फॉरेस्ट क्या है, सबसे बड़ा कार्बन सिंक। अब क्यों कार्बन सिंक है, क्यों इन्हें ज्यादा से ज्यादा हमें प्रमोट करना चाहिए, तो ध्यान रखिए यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज्यादा होने की वजह से हम देख रहे हैं कि कार्बन कंटेंट ज्यादा होने की वजह से हमारा जो अर्थ है वो काफी ज्यादा हीटअप हो रहा है। अगर हम ज्यादा से ज्यादा एफॉरेस्टेशन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हैं प्लांट्स को उगाएंगे, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारा जो अर्थ है वो भी क्या हो जाएगा, कूल अप होगा। क्लियर। अगर बात करते हैं डे की, तो याद रखेंगे इंटरनेशनल डे फॉर फॉरेस्ट 21 मार्च को मनाया जाता है। क्लियर। और अगर बात करेंगे थीम की, तो थीम याद रख लेंगे, इस बार की थी फॉरेस्ट एंड हेल्थ। क्लियर है जी। चलिए आगे बात करते हैं, इस डे पर मनाया क्या जाएगा, बताया क्या जाएगा, तो सिंपल सी ही बात है, फॉरेस्ट से रिलेटेड आपको अवेयर किया जाएगा। क्यों फॉरेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या वो रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में, क्यों उनकी आप कह सकते हैं डिफॉरेस्टेशन नहीं करनी, क्यों आपने एफॉरेस्टेशन करनी है, ये सारे के सारे ही आप क्या देखेंगे हम कि इसमें आप कह सकते हैं कि अवेयर किया जाएगा। क्लियर। तो यही इसके क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे इंटरनेशनल डे फॉर फॉरेस्ट के। चलिए आगे बात करते हैं, अगर बात करते हैं इंडिया के फॉरेस्ट की, हम फॉरेस्ट जो है इंटरनेशनल डे फॉरेस्ट का मना रहे हैं, इंडिया में फॉरेस्ट का स्टेटस क्या है, क्या इंडिया के फॉरेस्ट इंक्रीज कर रहे हैं, क्या इंडिया के फॉरेस्ट डिक्रीज कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट डाटा, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन आपसे आप कह सकते हैं इजीली एक्सपेक्ट करता है कि आपको ऐसे डाटा जो है एज इट इज ही याद होने चाहिए। अब इंडिया का अगर फॉरेस्ट की बात करेंगे तो इंडिया में फॉरेस्ट कवर जो है इंक्रीज हो रहा है, इंडिया में फॉरेस्ट इंक्रीज हुए हैं बाय कितने परसेंट या कितने स्क्वायर किलोमीटर, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। बस याद रखिए लास्ट असेसमेंट जो हुई थी हमारी, उसके मुकाबले में, उसके कंपेयर में देखेंगे तो इंडिया में फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुए। क्लियर। अगर बात करते हैं इंडिया में टोटल फॉरेस्ट कितने एरिया में है, तो इंडिया का टोटल एरिया का 24.62% क्या है, हमारा ज्योग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट के अंडर आ रहा है। क्लियर। उसके बाद अगर बात करते हैं यूपीएससी में प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, तो यहां से पूछे जाएंगे इंडिया में कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है। अब देखिए यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कहां पर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर मिलेगा। मध्य प्रदेश के बाद आपको अरुणाचल प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, और फिर हम देखेंगे महाराष्ट्र। क्लियर। तो फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। लेकिन प्रीलिम्स ओरिएंटेड फिर क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, यहाँ पर अगर आपसे फॉरेस्ट कवर पूछा है तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगर फॉरेस्ट डेंसिटी पूछ ली, तो अगर ध्यान रखेंगे फॉरेस्ट डेंसिटी टोटल एरिया में सबसे आप कह सकते हैं फॉरेस्ट कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा है, तो फॉरेस्ट डेंसिटी के हिसाब से मिजोरम बनता है। मिजोरम में उनके टोटल एरिया में अगर 100% एरिया है तो उनका 84.53% एरिया किसके अंडर आएगा,
आप कह सकते हैं कि फॉरेस्ट में आ रहा है। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे कि अगर तो आपसे फॉरेस्ट का टोटल एरिया पूछ लिया तो मध्य प्रदेश बनेगा, अगर डेंसिटी पूछ ली तो कहीं ना कहीं आंसर जो है आपका मिजोरम ही बनेगा। मिजोरम के बाद अगर बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। तो ये सारी आप कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है जो डेंसिटी में आगे है। क्लियर? अगर लैंड की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। क्लियर? चलिए जब बात कर रहे थे हम रेयर अर्थ मेटल्स की तो हम बात कर चुके हैं कि इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। तो देखिए ये आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है हमारा यूपीएससी का। तो देखिए यहाँ पर पहली स्टेटमेंट है चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दीज एलिमेंट्स। रेयर अर्थ मेटल्स की बात की जा रही है तो चाइना इसके सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है। बिल्कुल, चाइना सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है क्योंकि चाइना ने आप कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं चाइना को क्या चाहिए? रेयर अर्थ मेटल्स चाहिए, तो वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है जी, आगे बात करेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ एक्सट्रीम चले गए जैसे कि अदर देन चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चिली। कोई भी ये रेयर अर्थ मेटल्स जो है किसी और कंट्री में नहीं मिलते। तो ध्यान देंगे यहाँ पर सिर्फ 4 कंट्रीज के अलावा नहीं, बाकी भी कंट्रीज में रेयर अर्थ मेटल्स मिलते हैं। तो यहाँ पर यूपीएससी जा थोड़ा सा एक्सट्रीम जाने की कोशिश की। तो ध्यान रखेंगे ऐसे कुछ एक्सट्रीम जो होती हैं वीडियो आप कह सकते हैं टर्म्स जो होती हैं उनका ध्यान रखेंगे। सिर्फ 4 ही कंट्रीज में रेयर अर्थ मेटल्स मिलेंगे ऐसा नहीं है, बाहर और भी कंट्रीज हैं जिनमें आपको रेयर अर्थ मेटल्स मिल जाएंगे। अफ्रीका की कंट्रीज में मिल जाएंगे आपको। क्लियर? चलिए आगे बात करेंगे। रेयर अर्थ मेटल्स आर एसेंशियली फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। बिल्कुल, ये का जितने भी आपकी आप कह सकते हैं कि सर्किट्स बनते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनते हैं कंप्यूटर के, उनमें लगाए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में। और उसके अलावा हम देखेंगे डिफेंस में बहुत ज्यादा यूज होते हैं आपके रेयर अर्थ मेटल्स। और इनकी आप ये पूछ रहे हैं कि डिमांड जो है वो इंक्रीज कर रही है। बिल्कुल इंक्रीज कर रही है, जैसे ही टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो इनकी डिमांड भी इंक्रीज ही कर रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट सही है, लेकिन सेकंड जो है ज्यादा ही एक्सट्रीम चले गए थे। तो इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी 1 और 3। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन। तो ये आप क्या करेंगे, सबके सब लिखेंगे और हमें सेंड करेंगे ताकि हम इसे क्या कर सकें, इवेल्युएट कर सकें और आपकी जितनी भी आप कह सकते हैं कि इसमें गलतियां होंगी उनको आपको बताया जा सके। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ अल नीनो एंड ला नीनो ऑन द इंडियन मानसून। इंडियन मानसून से रिलेटेड ये आप कह सकते हैं न्यूज में भी चल रहा है कि इस बार जो है शायद अल नीनो होगा। तो अल नीनो के इंडियन मानसून के ऊपर इफेक्ट बताएंगे और ला नीनो के इफेक्ट बताएंगे। पहले आप क्या करेंगे, अल नीनो और ला नीनो को एक्सप्लेन करेंगे, फिर उनका इफेक्ट जो है इंडियन मानसून पर क्या पड़ेंगे उनके बारे में अपने आंसर में बताएंगे। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर वर्ड लिमिट जो है 200 वर्ड्स की है, तो एक्सेस में मत जाना। क्लियर? तो ये आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके हमें सेंड कर सकते हैं ताकि हम इसे इवैल्यूएट करें और आपको इसकी ग्रेडिंग कर सकें। क्लियर? ठीक है जी, मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट क्लास में। आपके लिए CBL से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।